नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025 से 2026 के लिए इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित हितधारकों के साथ बैठक की है। इस बजट से पहले सभी से परामर्श लिया गया। बैठक में उद्योग जगत और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए अपने सुझाव रखे। बैठक में कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने बजट परामर्श बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों के सुझावों को ध्यान से सुना और आगामी बजट में आवश्यक विषयों पर चर्चा करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने बताया कि आगामी बजट में वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा करने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे। आगामी बजट हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षाओं और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होगा और आगामी बजट की तैयारियों के लिए यह आवश्यक है कि हम समाज के लिए सभी वर्गों के साथ संवाद करें ताकि हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की जरूरतों और सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक सकारात्मक प्रयास किया जा सके। और आज प्री बजट इस बैठक में हम सबके सुझाव यहाँ पर आमंत्रित हैं और इस प्री बजट बैठक में मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ। आप सबकी जो उपस्थिति है वो हरियाणा के विकास और समृद्धि के लिए एक प्रगतिशील और समावेशी दृष्टिकोण को लेकर प्रतिबद्ध है। हमें खुशी है कि इस बजट को लेकर के एक वित्तीय प्रक्रिया नहीं बल्कि परिवर्तन, समावेशी और सशक्तिशील का माध्यम बनाना चाहते हैं। यह हमारी सामूहिक आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। आगामी बजट की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि हम समाज के सभी वर्गों से हम संवाद करें ताकि यह खाका हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की जरूरतों और सपनों को ये सच्चा प्रतिबिंब बन सके। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा ने कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन हमें यह भी भली भांति ज्ञात है कि अभी भी कई चुनौतियां हमारे सामने हैं और सतत विकास तथा समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बहुत कार्य करना आगे भी बाकी है। पलवल जिले में पहली बार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पलवल के गांव दुधोला में स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा। ये आयोजन 3 से 5 जनवरी तक चलेगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तैयारी को लेकर हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जिला सचिवालय स्थित सभागार में संबंधित विभागों और अधिकारियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने महोत्सव की सभी तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए रुकने की अच्छी व्यवस्था करने के लिए कहा। पलवल के अंदर एक प्रदेश स्तरीय युवा महोत्सव हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिले से प्रतिभाशाली युवा इस पलवल में आकर पार्टिसिपेट करेंगे। जिन क्षेत्रों में हमारे युवाओं ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं ऐसे युवा उस कार्यक्रम में होंगे। एक अच्छा एग्जीबिशन स्किल का जो हमारे युवा कर रहे हैं उसका एक एग्जीबिशन भी अच्छा करने जा रहे हैं और 5000 से ज्यादा युवा इसमें पार्टिसिपेंट करेंगे। 3 तारीख को
मंत्री राजेश नागर जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। 4 तारीख को सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी रहेंगे। 5 तारीख को विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में मंत्री विपुल गोयल जी रहेंगे। कांग्रेस में सचिवों की नियुक्ति की नई सूची फिर जारी हुई है। हरियाणा कांग्रेस में 2 सचिवों की नियुक्ति हुई। प्रफुल्ल विनोद राव गुड़ाधे को उत्तर हरियाणा और जितेंद्र बघेल दक्षिण हरियाणा की जिम्मेदारी मिली है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने आदेश जारी किया है। बावरिया ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। प्रफुल्ल को हिसार, कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल और अंबाला लोकसभा से होने वाले कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मिली है। तो देखो, कांग्रेस ने सचिवों की नियुक्ति की है, जहां पर दीपक बावरिया ने यह आदेश जो है वो जारी किया है और समन्वय बनाकर काम करने का आग्रह किया है। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा ने बयान देते हुए कहा कि कोहरे के चलते सरकार ने 27,000 किलोमीटर सड़कों पर व्हाइट पट्टी लगवाई ताकि एक्सीडेंट कम हो। और पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि के चलते फसल खराब होने को लेकर रणवीर गंगवा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर प्राकृतिक आपदा के चलते फैसले खराब होती हैं और सरकार की मुआवजा नीति बनी हुई है और हरियाणा में देश के अंदर सबसे ज्यादा मुआवजा दिया जाता है, खराबे की सूरत में किसानों को पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होती है। पिछली कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के सरकार 10 साल में ज्यादा मुआवजा किसानों को मिला है। तो देखिए, मंत्री रणवीर गंगवा का ये बयान आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि कोहरे को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और सड़कों पर व्हाइट पट्टी जो है वो लगाई गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो कोहरे के अंदर कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर व्हाइट पट्टी लगाई गई है। और बहुत समय बाद में एक बड़े स्तर के ऊपर 27,000 किलोमीटर के लगभग हमने व्हाइट पट्टी लगाने का काम किया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर डीएलपी पीरियड की थी जो कॉन्ट्रैक्ट से करवाई गई है और 3700 जो मिसिंग जो थी, जो डीएलपी पीरियड के अंदर नहीं थी, उसके ऊपर भी हमने व्हाइट पट्टी लगाने का काम किया है, जिसपे लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, तो ताकि धुंध के अंदर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके। सर, सर्दी की वजह से फसलों का भी नुकसान इस बार हुआ है और प्रदेश सरकार ने घोषणा भी की है मुआवजा देने के लिए। इस पर तो क्या कहेंगे? कांग्रेस का कहना है कि जो लोग रजिस्टर नहीं कर पाते हैं ई-सिटी पोर्टल पर, उनको सरकार मुआवजा नहीं देती। देखिए, ये मुआवजे के लिए या कोई फसल के खराबे के लिए पॉलिसी बनाई हुई है। और चलिए अब फरीदाबाद की बात कर लेते हैं। फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर की विशेष टीम ने एक हुक्का बार पर रेड की, जहां मौके से 14 युवक और युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईटी, थाना पुलिस और पुलिस के आला अधिकारियों ने एनआईटी फरीदाबाद के 5 नंबर गली में चल रहे डाउनटाउन नाम के हुक्का बार पर दबिश दी, जहां इन युवकों और युवकों को फ्लैपर, हुक्का और नशीली दवाइयों के साथ पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने सभी को अपने संरक्षण में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल थाना नाइटी क्षेत्र में एक पुलिस को सूचना मिली कि टाउन नंबर 5 में डाउनटाउन करके कोई कैफे है, वहां पर हुक्का बार चलाया जा रहा है बिना परमिशन। तो पुलिस टीम वहां पे गई, वहां पे पाया गया कि वहां पे हुक्का बार चलता हो पाया गया, जिससे परमिशन वगैरह मांगी, अनुमति मांगी, तो उनके पास कोई भी अनुमति परमिशन नहीं थी, जिस पर पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करके नियमानुसार कार्रवाई की है। सर, कुल कितने युवक युवतियां थे जो मौके पर मिले हैं? क्या उनमें कोई नाबालिग भी थे या सभी बालिग थे या किस तरीके? देखिए, बच्चों के बारे में तो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन जो उसका वो है, जो संचालक था, जो काम कर रहा था वहां पर, उसको पुलिस ने मौके पे पकड़ लिया है और वहां से हुक्का वगैरह भी बरामद हुए, 3-4 हुक्के बरामद हुए।
फतेहाबाद पुलिस ने भूना से 2 युवकों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 अवैध तमंचे और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुशील कुमार और सन्नी के रूप में हुई है, जो वार्ड नंबर 11 भूना के रहने वाले हैं। सीआईए स्टाफ प्रभारी ने बताया कि सीआईए स्टाफ की टीम गश्त करते हुए भूना के गांव मोचीवाली की तरफ जा रही थी। तभी कुछ दूरी पर 2 युवक पैदल आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों युवक घबरा गए और अपना रास्ता बदल दिया। शक होने पर पुलिस ने युवकों को काबू कर उनसे पूछताछ की, तो पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है और फिलहाल पुलिस ने जो भी इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई है वो कर रही है। ये कल शाम को सीआईए की जो टीम है वो भूना में गश्त कर रही थी और भूना से जो मोची वाली सड़क है जब ये उसके पास पहुंचे तो 2 लड़के जो भूना के रहने वाले हैं और ऑलरेडी 307 के 2 मुकदमों में वो वांटेड भी थे, तो वो जब आते हुए दिखाई दिए एकदम जो पीछे मुड़ के चलने लगे तो पुलिस ने उनको काबू किया। काबू करके जब उनकी तलाशी नियमानुसार अमल में लाई तो एक लड़का है शिलू, तो इसकी दोनों पैंटों के दोनों जेबों से 30 बोर के 2 जो इलीगल वेपन है ना वो बरामद हुए। इसके साथ दूसरा लड़का सन्नी था, उससे की जेब से 1। करनाल में गुप्त सूचना के आधार पर एंटी ऑटो थेफ्ट सीआईए 1 की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। इन सभी आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है। टीम ने आरोपी शमशाद और नामिश के संध के गांव गंगा टेहरी से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की ट्रॉली और ट्रैक्टर बरामद किया गया। इसके अलावा आरोपी सुनील कुमार को लिप्टी चौक करनाल से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी की एक्टिवा और बाइक बरामद की गई है। आपको आपके दर्शकों को 2025 के नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक 2025 की बात है, 2025 की शुरुआत में हरियाणा प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से इसको लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाएगी और जो सबसे बड़ी दिक्कतें शहर में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार स्थानीय निकाय में, एनडीसी के नाम पे लूटा जाता है, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने जाओ तब उसको लूटा जाता है, फैमिली आईडी ठीक कराने जब उसको लूटा जाता है। शहरों में सफाई पूरी तरह से चरमराई हुई है। हमारे करनाल जिले के एसपी साहब गंगाराम पुनिया जी ने एक सीआईए में एंटी ऑटो थेफ्ट स्टाफ बना रखा है, जिसका इंचार्ज मेरे को लगा रखा है। हमने कल गुप्त सूचना के आधार पर चोरी का 1 ट्रैली 1 ट्रैक्टर 2 लड़कियों को काबू किया था, जो एक सोनू उर्फ शमशाद है जो कोहंड का रहने वाला है, एक लड़का नाजिम है जो पाउटी यूपी का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार किया था। इन्होंने पूछताछ पर उस ट्रैली को गंगाटेड़ी पोपड़ा से चोरी करना बताया। उसके अलावा 1 ट्रैली और यहाँ बस्ताला के पास से इलाका गरुड़ा थाना एरिया से चोरी करना बताया। दोनों ट्रैली और ट्रैक्टर वारदात में प्रयुक्त ट्रैक्टर हमने बरामद कर लिए और एक लड़का सुनील जो कटेवा का रहने वाला था उसको हमने कल बाधा खंड के गांव पिचोपा कला माइनिंग में रात को पत्थर गिरने से बड़ा हादसा होने की खबर मिली है। सूचना मिलने पर हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहां मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि अवैध रूप से माइनिंग का काम हो रहा है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन पर मिली भगत का आरोप भी लगाया। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मौके पर स्थानीय थाना प्रभारी दिलबाग सिंह भी अपनी टीम के साथ पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
चरखी दादरी जिले के गांव पिचोपा कला में खनन कार्य के दौरान पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई गाड़ियां पत्थरों के नीचे दब गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात को खनन कार्य चल रहा था। इसी दौरान पहाड़ खिसकने से गाड़ियां पत्थरों के बीच नीचे दब गई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव पिचोपा कला सहित अस्पताल के यानी कि आसपास के विभिन्न गांवों में खनन कार्य किया जाता है, जिसके कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। विभिन्न गांवों में अवैध खनन के विरोध में ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया। इसके बावजूद अवैध खनन का कार्य लगातार जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर जल्द अवैध खनन को बंद नहीं किया गया तो ग्रामीण एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे और चरखी दादरी लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। संजय गांव से पकड़ा है जी। यहाँ पर रात को 1 बजे ऊपर से पत्थर गिर गए, 5 गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें एक गाड़ी टूट फूट गई और एक आदमी का पैर कट गया। और वो गांव का ही बंदा है, सुभाष सनो बैरामा नाम है उसका। और यहाँ अवैध खनन हो रहा है बड़े पैमाने पर, प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। और यहाँ बेंच बना के खनन कार्य करने का काम होता है। बेंच की जगह सीधा ही पूरा हाइट में काट दिया है, एक तरफा उसमें स्लाइड होकर पत्थर गिरने की संभावना होती है। भयंकर खतरा, दर्दन के खतरे को यहाँ अंजाम देने की पूरी भरकस कोशिश की जा रही है। एक तो हमारे जो क्षेत्र है आसपास का, हमारा गांव भी है और आसपास के जो क्षेत्र पिचोपा हो गया, ये कलियाणा हो गया, मानकावास हो गया, टेला हो गया, ये सब हमारा जो माइनिंग पहाड़ी क्षेत्र है, इसको अवैध तरीके से इसको माइनिंग की जा रही है। और लगातार ग्रामीण इसमें अपना विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। और हमारे गांव में तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, मैंने डेड स्पॉट बोलते हैं जिसको, और हमने जो गाजियाबाद इसका माइनिंग सेफ्टी विभाग है उसमें लिखा है, और उस तरह से हमारे कोई संतुष्टिजनक जवाब अभी मिला नहीं है। अवैध माइनिंग हो रही है और उसकी वजह से जैसे कि पिचोपा कला में जो हादसा हुआ है, ऐसा घटने कहीं हमारे गांव रामनिवास वाले माइनिंग न हो जाए, इसलिए हमें सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे इसके बारे में कोई ठोस कदम उठा के हमारा समाधान किया जाए। तो लगातार 4 महीने से हम यही बैठे, प्रशासन से हमने खूब अपनी जो गुजारिश करनी थी, डीसी साहब है, अधिकारियों से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। ये तो देखो ना, जब होती तभी तो कोई बात है, लेकिन भी वो करते हैं भी कोई काम हो जाए उसके बाद साथ लेकर जेल लाठी पीछे मारते, उसका फायदा क्या हुआ। टैक्स बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए वार्षिक चुनाव 4 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस चुनाव में 9 पदों के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। 4 जनवरी को लघु सचिवालय स्थित टैक्स बार एसोसिएशन में प्रांत 9 बजे चुनाव शुरू होगा, जो दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा। शाम 6 बजे तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। चुनाव अधिकारी सीए पवन मित्तल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि चुनाव के लिए 4 सदस्यों की अडोक कमेटी जो है वो बनाई गई है। इस कमेटी में सीए संजय वर्मा, एडवोकेट नरेश कुमार बंसल, एडवोकेट राजेश कुमार जैन और एडवोकेट विजय टक्कर शामिल है। सर्वसम्मति से उन्हें चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। पवन मित्तल ने बताया कि चुनाव के लिए 23 लोगों ने नामांकन भरा था, जिनमें से 4 लोगों ने नामांकन वापस ले लिया है और अब 9 पदों के लिए 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हमने आपको बुलाया है, इसका विषय हमारा जो ये टैक्स बार एसोसिएशन जिला हिसार का जो 4 जनवरी यानी कि परसों जो चुनाव होना है, उसके रिगार्डिंग हम इसमें जो डिटेल आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये हमारी जो टैक्स बार एसोसिएशन है, ये 1979 यानी कि 1979 में बनी हुई एक बॉडी है, जिसमें हिसार डिस्ट्रिक्ट के सभी एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रैक्टिशनर जो जीएसटी और इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग इसके मेंबर हैं। आज इसमें लगभग 220 मेंबर रजिस्टर्ड हैं और 220 मेंबर्स की वोटिंग जो है परसों होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर लगातार जंग जारी है। न केवल विपक्ष और वामपंथी पार्टियों द्वारा बयान पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बल्कि विभिन्न सामाजिक संगठनों और
36 बिरादरी के बैनर तले रोष प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज गुरुवार को 36 बिरादरी के बैनर तले सड़कों पर उतरकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और उपायुक्त की मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र प्रेषित किया गया, यानी ज्ञापन पत्र जो है वो दिया गया है। दरअसल संसद में बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर तानातनी जो है वो पक्ष और विपक्ष के सामने देखने को मिली है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब के प्रति ऐसा बढ़िया टिप्पणी की है, उसका हम सभी 36 बिरादरी के लोग इसका विरोध करते हैं और हम अमित शाह से कहते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा। आज 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं। जो अंबेडकर के प्रति अमित शाह जी ने कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, यदि इतना आप लोग भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग को प्राप्त होते। और हम कहते हैं कि हमारे तो भगवान सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही, हमारे ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी के जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत ही जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत बने हैं। और जो ये अमित शाह गृह मंत्री बने हैं वो भी बाबा साहब के संविधान की बदौलत बने हैं। वरना जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, इसी तरह अमित शाह भी कहीं चाय पकौड़े चल रहे होते। सिर्फ और सिर्फ भगवान अंबेडकर जी की बदौलत आज वो गृह मंत्री के पद पर हैं। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हिंदू कोड बिल लिखा है, उस हिंदू कोड बिल के अंदर महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं, वरना किस चीज का अधिकार था महिलाओं को? किसी चीज का अधिकार नहीं था, घूंघट प्रथा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालावाली में नगर पालिका की ओर से बार बार नोटिस देने और मौखिक रूप से बोलने के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने पर दुकानदारों ने रोड जाम करके धरना दिया और नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। दुकानदारों और नगर पालिका कर्मचारियों के बीच नोकझोंक हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। दुकानदार नीता कुमार, मनोज कुमार, शंटी कुमार आदि ने कहा कि उनकी दुकानों के बाहर बिना अतिक्रमण की जगह पर पड़ा समाधान भी यानी कि सामान भी उठा लिया गया है और मामले पर सफाई देते हुए थाना प्रभारी और ट्रैफिक प्रभारी ने कहा कि दुकानदारों को बार बार नोटिस दिए गए, उसके बाद भी दुकानदार जाम लगाए रहते हैं और जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर पालिका जो भी है हमें अपना दे के गए भैया, आप यहाँ तक रख लेना सामान, वहां से भी आगे मेरा सामान उठा के ले गए वो, तो इनकी गलत बात है। इनको जब बोल के गए पिछली बार वहीं सामान पड़ा, वहीं से भी उठा के ले गए। पट्टी वगैरह लगाई है कुछ नहीं, और गंदगी इतनी पड़ी है वो तो देखते नहीं और परेशान कर रहे हैं दुकानदारों को। काम धंधा है नहीं, क्या करें हम? और गंदगी मेरी दुकान के आप सामने जाके देखोगे तो वहाँ गंदगी पड़ी है, इनका कोई ध्यान नहीं है। चाय पीते हैं उसका सामान उठाते नहीं। हाँ, और ये दुकानदारों को बेजवाब परेशान कर रहे हैं। हम 20-20 हजार रुपए रेंट भर रहे हैं, उसके बाद भी हम परेशान कर रहे हैं। हमें ये बात गलत है, ये सरासर धक्का हो रहा है। सरकार हमारे साथ धक्का कर रही है, नगर पालिका भी धक्का कर रहा है हमारे साथ। हमें रूटीन में जैसे अतिक्रमण हटवाने के लिए गए हुए थे, लोगों ने मेन रास्तों पे काफी इंक्रोचमेंट की हुई है, तो कुछ दुकानदारों का भी हमने पहचान की गई है। 4-5 जिनमें से एक नीता अग्रवाल है और 2-3 और हैं जिन्होंने हमारे साथ हाथापाई की, गाली गलौज की गई, मेरे साथ भी, मेरे कर्मचारियों के साथ भी, और सरकारी कार्य में उन्होंने बाधा भी डाली है। तो उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और काम में उन्होंने हटाने नहीं दिया, इंक्रोचमेंट वगैरह हटाने नहीं दी गई। ये टेम्परेरी इंक्रोचमेंट की हुई है लोगों द्वारा सामान वगैरह रख के, जिसके लिए हमने 2-3 बार मुनादी और पर्सनली एक दुकान पे जाके हमने बोला हुआ है, 2-3 बार बोल दिया था कि भाई आप सामान अंदर रखें ताकि गाड़ी वगैरह आए, आप लोगों को इसमें सहूलियत होगी। तो लोगों द्वारा कोई भी इस तरह से मतलब कोई भी सामान नहीं हटाएगा, तो इसलिए कार्रवाई की गई सामान हटाने की। खबर करनाल से है, जहां करनाल के नागरिक अस्पताल में सिविल सर्जन का औचक निरीक्षण किया और ऐसे में आनंद फानन में डॉक्टरों सहित कर्मचारी सतर्क हो गए। इस दौरान व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के उचित दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अब नागरिक अस्पताल में कायाकल्प सर्टिफिकेशन के लिए स्टेट टीम पहुंची। आपको बताते चले कि करनाल
जिला के सिविल सर्जन लोकवीर ने जानकारी दी है कि रूटीन में अस्पतालों का निरीक्षण करता रहता हूं, लेकिन आज का निरीक्षण कुछ खास है। आपको बताते चले कि अधिकारी लोकवीर ने बताया कि मैंने अस्पताल में मरीजों से बातचीत की है, क्योंकि मरीज से ही कर्मचारी की ड्यूटी के बारे में पता चल पाता है। इसमें भी मैंने जरूरी निर्देश दिए हैं। वैसे तो उच्च निरीक्षण में करता रहता हूं, लेकिन ये खास भी इसकी वो कारण था। कल कायाकल्प की सर्टिफिकेशन के लिए स्टेट टीम आ रही है, जिसके बारे में देखने के लिए मैं आया था कि तैयारियां क्या चल रही है और किस हद तक ये तैयारी में सफल रहे हैं। तो उसी बारे में मैं यहाँ पर उच्च निरीक्षण किया था। कुछ जगह ठीक मिला तो कुछ जगह कमी नहीं पाई गई। उन कमी को दुरुस्त करने के लिए मैंने कह दिया है कि तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आज कई दिन कल तो टीम भी आ जाएगी। तो उन कमियों में लगे हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि ये कल सुबह तक सारा कुछ सही तरीके से कर देंगे और टीम जो आएगी वो सेटिस्फाई होती जाएगी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने पेशेंटों के साथ भी बात करी, कैसा उनका रुख रहा? यहाँ पर पेशेंट तो अभी तक तो मुझे ठीक ही बताया कि वही डॉक्टर्स ठीक से देख रहे हैं और कुछ जगह पाए गए हैं तो एक जगह। डीसी डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने नए साल की जिलावासियों को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि पलवल जिला निरंतर विकास की आगे बढ़ रहा है। साल 2025 में पलवल में विकास कार्यों के साथ साथ सौंदर्यीकरण और ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान पर खास तौर पर काम होगा। इसके अलावा अवैध अतिक्रमण पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बताते चले कि डीसी वशिष्ठ ने नए साल से पहले जिला सचिवालय स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर जिले के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आइए जानते हैं कि इस दौरान डीसी ने किन मुद्दों पर चर्चा की है। एक लार्जर पर्सपेक्टिव को देख के काम करना पड़ेगा। एक सर जाम की समस्या के लिए जो आपके केजी से केएमटी का उतार चढ़ाव अलीगढ़ रोड पर बना हुआ है, ये ट्रक तो यहाँ से कम हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी परसों मेरी शंकर सर से भी बात हुई थी। ये बिल्कुल तैयार है इंटरवेंशन पेमेंट का, वो बताना भी भूल गया, इसमें मेरे पॉइंट में था। और माननीय मंत्री भी जो है अपने कैबिनेट मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट, उनके साइन होने के रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले विदिन ए फोर्टनाइट ये शुरू हो जाए। सब तैयार है, केवल एक सॉफ्टवेयर की परमिशन का जाया हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।